मैं पूर्णिमा भटनागर अपने चैनल गुलिस्तान कहानियों का मैं लेकर आई हूँ आज एक नई कहानी, एक कंधा। आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी कहानियों को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो लीजिए, कहानी प्रस्तुत है एक कंधा। आवाज़ है डॉक्टर निर्मला रावत की। प्रोफेसर कॉलोनी कॉलेज कैंपस का एक हिस्सा। पड़ोस के घर में नीमा बैठी थी, कोई गपशप करने या वक्त बिताने के लिए नहीं, बल्कि एक गंभीर चर्चा में शामिल होने के लिए। नीमा भी प्रोफेसर थी और आदतन गांभीर्य था उसमें। बहस का विषय था प्रेम, स्त्री पुरुष के मध्य होने वाला प्रेम। कुछ बौद्धिक पुरुष मित्र जोर शोर से अपने विचार व्यक्त कर रहे थे और कुछ श्रोता होने का किरदार निभा रहे थे। प्लेटोनिक लव? कोरी बकवास, राकेश सर ने कहा। सिर्फ किताबों में ही संभव है, असलियत में नहीं। परंतु नीता मैडम अपने स्त्री स्वभाववश भावनात्मक प्रेम के समर्थन में बोल रही थी। प्रेम हृदय की वस्तु है और मनुष्य का हृदय हमेशा सत्य बोलता है। असल दुनिया में भी इस प्रेम की पराकाष्ठा मिलती है। मीरा इसका वास्तविक प्रमाण है, अगर राधा को आप काल्पनिक मानते हैं। राकेश सर भी हार मानने वाले नहीं थे। अरे, ये सब साहित्यकारों और कवियों की करनी है, प्योर फैंटेसी। अपनी भावनाओं को पात्रों पर लाद कर एक इल्यूजन क्रिएट करना, बस। साहित्य क्या है, कला क्या है? आर्ट इज नथिंग बट विशफुल थिंकिंग। भावनाओं में बहना और कल्पना में जीना ही साहित्यकार का काम है। नीमा सोच रही थी, सभी सुंदर दिखने वाली चीजें कल्पनाओं के आकाश में ही क्यों आकार लेती हैं? हकीकत के धरातल पर क्यों ये सब असंभव सी लगती हैं? क्यों स्त्री पुरुष पति पत्नी इस प्यार के रिश्ते को संपूर्णता में नहीं जी पाते, जो शारीरिक कम और आत्मिक ज्यादा हो? हर रिश्ता इतना सतही क्यों होता है? अंतर्मन की गहराइयों में क्यों नहीं उतरता है? सुमन मैडम ने अपना विचार रखा। भावनाएं और कल्पनाएं ही तो जीवन को जीने लायक बनाती हैं। ये ना हो तो जीना दूभर हो जाए, चाहे भावनाओं से दुख ही मिले। एक कंक्लूडिंग रिमार्क की तरह सौरभ सर ने बहस खत्म करने की कोशिश की। प्रेम एक बायोलॉजिकल नीड है, इसके अलावा कुछ नहीं। संदीप सर जूलॉजी के प्राध्यापक थे। उन्होंने अपने विज्ञान के नजरिए से समझाया, अरे, प्रेम अपोजिट सेक्स के प्रति होता ही तब है जब इंसान में कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जिस प्रेम का आधार ही शरीर हो, तो वो उससे अलग कैसे हो सकता है? ये जवाब जैसे नीमा के दिलो दिमाग पर उतरता ही जा रहा था। हाँ, अब फैंटेसी से बाहर आकर इस सच को स्वीकार कर ही लेना चाहिए। लेकिन फिर वो प्रेम क्या था जो सार्त्र और सिमोन डे बवार, खलील जिब्रान और मैरी हस्कल, अमृता प्रीतम और इमरोज, ब्राउनिंग और उसकी बीमार पत्नी एलिजाबेथ बैरेट के बीच था। कितने ही नाम उसकी स्मृति में आए और चले गए। क्या है ये प्रेम? आपसी समझ या आत्मीयता, या फिर कुछ अनकहा सा, अनछुआ सा, जिसका कोई नाम नहीं? जीवन में सार्थकता कहीं नहीं है, इसलिए प्रेम में भी परिपूर्णता कहीं नहीं है शायद। ये सोचते सोचते नीमा ने घर में प्रवेश किया। रवि, नीमा के पति, किसी से फोन पर बात करने में व्यस्त थे। वो रसोई में चली गई और व्यस्त हो गई। करीब आधे घंटे बाद बाहर आई तो देखती है रवि उसी तरह फोन पर बिजी थे। ओह, तो ये फिर वही मैडम है जो घंटों रवि से बात करती है। अजीब है ये महिला भी। रवि बता रहे थे कि आभा नाम है इसका। कभी किसी एयरपोर्ट के लाउंज में बैठे हुए इस महिला से रवि की मुलाकात हुई थी। आभा एक विधवा है जो अपने पति को बहुत चाहती थी। उसकी भी एक कहानी है। करीब और 10 मिनट के बाद आभा से बात खत्म हुई। रवि ने चाय की फरमाइश की। नीमा चाय बनाकर लाई। अभी 2-3 चाय की चुस्कियां ही ली थी कि राजू माली दरवाजे पर दिखाई दिया। दरवाजा खुला था। आओ राजू मियाँ, आ भी जाओ अंदर। रवि ने उसी शांत स्वर से राजू को निमंत्रण दिया, परंतु नीमा अनमनी सी हो गई। बस चाय भी चैन से पी नहीं मिलती यहाँ। ये रवि भी सबको कुछ ज्यादा ही मुंह लगा लेते हैं। मन ही मन नीमा झुंझला रही थी।
राजू पास रखे मोड़े पर बैठ गया। साहब जी, एक बड़ी दुविधा में हूँ। मेरी लड़की के लिए एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया है। लड़के का अपना घर है, कमाई भी अच्छी है, पर लड़की है कि बस जिद पर अड़ी है, पढ़ाई करनी है। क्या करूँ समझ नहीं आता। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। अरे इसमें दुविधा कैसी? जो बच्ची चाहती है वही करो। देखो, लड़की को अपनी मर्जी से जिंदगी जीने दो। अब जमाना बदल रहा है। पहले ज़माने में लड़की का सार्थक जीवन तभी माना जाता था जब उसकी शादी हो जाए और वो कम से कम 2 पुत्रों की माँ बने। लेकिन अब ऐसा नहीं है। और तुम्हारी बेटी को तो वजीफ़ा भी मिलता है, तुम कह रहे थे। उसको पढ़ाओ और अपने पैरों पर खड़ा होने दो। आजकल लड़के नहीं, लड़कियां परिवार चला रही हैं। ठीक है साहब जी, समझ गया। दिमाग से बोझ उतर गया। इसके बाद इधर उधर की बातें करके राजू चला गया। नीमा कभी इस महफिल को एंजॉय करती थी तो कभी ऊब भी जाती थी। कभी मजाक में कहती थी, आप अपने नाम के आगे परामर्शदाता जोड़ दीजिए और कंसल्टेशन फीस मुकर्रर कर लीजिए। रवि मुस्कुरा देते। अभी पति पत्नी बात ही कर रहे थे कि फिर से आभा का फोन आ जाता है। नीमा बेचैन हो जाती है। अभी अभी तो इतनी देर तक रवि से बात कर चुकी है। अजीब है ये औरत भी। आभा की कहानी एक फिल्म के फ्लैशबैक की तरह नीमा के मस्तिष्क में चलने लगी जो रवि ने बताई थी। आभा अपने बीमार पिताजी के चेकअप के लिए चंडीगढ़ पीजीआई जाया करती थी। एक दिन अपने कमज़ोर पिता को सहारा देकर वो अस्पताल ले जा रही थी। लिफ्ट खराब थी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जो ही उसके कमज़ोर हाथों की पकड़ ढीली हुई और पिताजी गिरने वाले हुए, तभी पीछे से 2 मजबूत बाजुओं ने उन्हें पकड़ लिया और सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचाया। ऊपर पहुंचकर उस शख्स ने आभा की तरफ चेहरा घुमाया और विनम्रता से पूछा, कहाँ जाना है? मैं पहुंचा देता हूँ। ये क्या? आभा का उसकी ओर देखना, वो सर से पांव तक कांप गई। दिल की धड़कन को पहली बार महसूस कर रही थी। कुछ था उसमें, सिर्फ शारीरिक रूप से ही आकर्षक नहीं था वो, ऐसा कुछ था उस युवक में जो उसने कभी किसी पुरुष में महसूस नहीं किया था। आभा, आभा, पिताजी ने आवाज लगाई। आभा जैसे किसी दूसरे लोक से लौट कर आई हो। हाँ पापा। बेटा, मैं बैठना चाहता हूँ। आभा ने इशारा किया और पिताजी को बेंच पर बैठा दिया। आभा जी, मुझे भी पास के वार्ड में काम है। इस बीच कुछ परेशानी हो तो निसंकोच बता दीजिएगा। नाम पिताजी के पुकारने पर स्वयं जान गया था वो। जी, आपका शुभ नाम? सकुचाते हुए आभा ने पूछा। नीलाभ। उस दिन के बाद आभा की जिंदगी ही बदल गई। हर पल, हर घड़ी बस नीलाभ का ही चेहरा उसकी आंखों में, दिलो दिमाग में रहता था। आभा खुद से यह सवाल करती थी, वो विवाहित है या नहीं? ये भी तो वो नहीं जानती है। आज वो जरूर आएगा, इसी विश्वास के साथ आज वो अकेली पीजीआई आई थी। दिल का कहा सच निकला। वार्ड नंबर 16 से उसने नीलाभ को निकलते देखा। खुशी से आभा का चेहरा चमक उठा। एक विश्वास के साथ, कुछ निश्चय करके वो नीलाभ की तरफ बढ़ने लगी और उसके सामने जा खड़ी हुई। आभा जी, आप? नीलाभ को नाम याद था। पिताजी कैसे हैं? पर वो तो आज कुछ और ही कहने आई थी, इसलिए इस औपचारिक शुरुआत के बाद उसने कहा, नीलाभ, मुझे कुछ आपसे ज़रूरी बात करनी थी। जी? जी कहिए, चौंक कर नीलाभ ने पूछा। यहाँ भीड़ है, ज़रा वहाँ कोने में आएंगे? भीड़ से हटकर एक कोने में जा पहुँचे दोनों। आप शादीशुदा हैं? ये कैसा सवाल था आभा का? नीलाभ सकपका गया। जी नहीं, आभा ने बगैर किसी संकोच के कहा। मैं आपको चाहने लगी हूँ और आपकी जीवन संगिनी बनना चाहती हूँ। कुछ पल नीलाभ जस का तस खड़ा रह गया, जैसे कुछ अनोखी बात हो गई हो। एक लड़की से इस तरह की प्रतिक्रिया नितांत अकल्पनीय होती है पुरुष के लिए। नीलाभ को लगा ये लड़की पागल है, अगर पागल नहीं तो कुछ अजीब सी तो जरूर है। जी नहीं, ये सब संभव नहीं है, नीलाभ ने घबरा कर कहा।
क्यों नहीं? क्या जीवन में पहले से कोई आई हुई है या आने वाली है? आभा ने टूटे हुए दिल से पूछा। नहीं आई है और न कभी आएगी। मगर क्यों? क्योंकि मुझे ब्लड कैंसर है। मुश्किल से साल भर का वक्त है मेरे पास, कहकर नीलाभ मुड़कर चल दिया। क्षण भर को आभा को एक बड़ा धक्का लगा। अपनी जगह आभा पत्थर की तरह से खड़ी रह गई, मानो आकाश से उसको जमीन पर पटक दिया गया हो। उसको यकीन नहीं आ रहा था, मगर दिल से मजबूर उसके पास सोचने की न ही ताकत थी और न ही वक्त। अगले ही पल वो भागती हुई नीलाभ के पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, मैं इस 1 साल में पूरी जिंदगी जी लूंगी, मना मत कीजिएगा। आप मेरी जिंदगी का मरकज बन गए हैं। आपके बिना जिंदगी मेरे लिए मौत है। किसी को जिंदगी देने से पीछे मत हटिएगा। नीलाभ बुत बनकर उसकी सारी बात सुन रहा था। जिंदगी से हारे हुए शख्स से कोई जिंदगी की भीख मांग रहा है। नीलाभ को उस समय आभा अपरिपक्व एक फिल्मी सी लड़की लगी, एक वो लड़की जो जिंदगी को फिल्म की सिचुएशन बनाने को आतुर हो, रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर न जानती हो। उसने बार बार इनकार किया, मगर आभा भी कहाँ मानने वाली थी। हार कर उसने हाँ कर दी और ये फिल्मी सी लगने वाली कहानी हकीकत के धरातल पर उतर आई। 1 साल बाद नीलाभ उसका साथ छोड़कर, हमेशा के लिए उसको अकेला छोड़कर इस दुनिया से चला गया। आभा उसकी मृत्यु के 1 महीने बाद एक बेटी की माँ बन गई। यही आभा कभी किसी एयरपोर्ट में रवि को मिली थी। नीमा अब आभा की जिंदगी के फ्लैशबैक से वर्तमान में लौट आती है। वो जानती थी कि रवि एक खुले दिमाग वाले इंसान है। वो इस बात से भी मुतमईन थी कि पुरुषोचित कमजोरियां औरतों को लेकर जो पुरुषों में होती हैं, वो इससे अछूते थे। रवि के सहृदय और विनम्र व्यवहार से हर कोई उनसे एक जुड़ाव भी महसूस करता था। रवि जैसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके सामने हर कोई अपने आप को खोल कर रख देना चाहता है। नीमा को गर्व होता था रवि पर। वो बहुत भाग्यवान है जो रवि जैसा जीवन साथी उसे मिला। पर आजकल इस फोन वाली को लेकर एक बाल जैसे उसके जहन में आ गया था। सुबह 6 बजे, कभी रात 12 बजे उसके फ़ोन का आना। रवि बिना किसी अलकसाहट के धैर्य से उसकी बात सुनते थे। नीमा के बड़बड़ाने और झल्लाने पर वो उसको समझाते थे, देखो आभा का जख्म अभी ताज़ा है, उसको किसी कंधे की तलाश है जिस पर सर रखकर वो रो सके, अपने दिल का गुबार निकाल सके। और हम लोग किसी को दे ही क्या सकते हैं? सिर्फ ये कंधा ही तो है जहाँ एक टूटा हुआ इंसान कुछ पल के लिए अपना सर रखना चाहता है, सहारा चाहता है। दर्द और विरह से गुजरता हुआ व्यक्ति भी सारे समाधान जानता है, पर चाहता है कि सामने वाला भी उसकी मनस्थिति को समझे। नीमा फिर कहती, इस काम के लिए क्या आप ही रह गए हो? उसके कोई भाई, कोई बहन होगा, या फिर परिवार में और अपने लोग होंगे, उनसे भी तो वो अपना गम बांट सकती है। इस पर रवि कुछ गंभीर होकर कहते थे, अपनी अंतरंग बातों को व्यक्ति अपनों से कभी शेयर नहीं करता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अपनों से तो सबसे ज्यादा छुपाया जाता है। अजनबी कभी कभी अपनों से ज्यादा नजदीक लगते हैं, ये याद रखना। और खासकर एक विधवा औरत को ये चुनाव बड़े ही सोच समझ कर करना होता है। लेकिन अब नीमा को लगता था ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा था। इसी समय कला आ गई। कला, काम वाली बाई। आज भी कला का मूड खराब लग रहा था। बिना किसी दुआ सलाम के वो सीधे रसोई घर में चली गई। आज तो लग रहा है विस्फोट होने वाला है, रवि बोले। इसका तो हर दिन का यही रोना है। सास से झगड़ा, पति से झगड़ा। नीमा झुंझलाने लगी। कला बर्तन धो रही थी। धोने से ज्यादा मानो उनको पटक पटक कर अपनी कुंठा और गुस्सा दोनों उन पर निकाल रही थी। नीमा कुछ कहने जा ही रही थी कि रवि ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। कला, यहाँ आओ। नहीं साहब, जल्दी जाना है। ये सब हम देख लेंगे, आओ तो सही। फिर सास से झगड़ा हुआ? बस, फिर क्या था?
कला ने अपनी राम कहानी शुरू कर दी। नरक बना दी है मेरी जिंदगी उसने। आज तो मैं खाना भी नहीं बना के आई। मेरा मर्द भी हाथ उठाने को आ गया आज तो। रवि जानते थे रोज छोटी छोटी बातों को लेकर यही तमाशा होता है कला के घर में। अच्छा बाबा बैठो यहाँ, बताओ क्या बात हुई। जरा सी सहानुभूति पाकर कला पास के मोड़े पर बैठ गई और शुरू हो गई। मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ जेवर जोड़ा है। मेरी ननद मेरी पायल लेने की जिद कर रही थी। उसको किसी शादी में पहननी थी। मेरी सास ने मेरी ननद को शादी में पहनने के लिए मेरी पायल दे दी, मुझसे बिना पूछे। मैं अपना कपड़ा जेवर बड़ा संभाल के रखती हूँ। मैं किसी को देना पसंद नहीं करती हूँ, कला ने कहा। अच्छा, सासू की उम्र क्या है? रवि ने पूछा। 70 साल, कला ने कहा। 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति बच्चा होता है। तुम बच्चों की जिद भी तो पूरी करती हो, बस वैसे ही तुम्हारी सास भी करती है। सास को बच्चा मानते हो साहब, बहुत सयानी है वो। देखो, बुढ़ापा सबका आता है, अपने बारे में भी सोचो। तुम भी 70 की उम्र में अपनी बहू के साथ वही सब करोगी और कहोगी जो तुम्हारी सास कर रही है। अच्छा, तुम्हारी माँ तुम्हारी भाभी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती होगी, है ना? अब कला चुप हो गई। शायद आईने में उसको सही तस्वीर नजर आने लगी थी। अब शायद वो हालात को समझने की स्थिति में थी। रवि ने उसका मूड भांप कर कहना शुरू किया। हम अपने जेवर संभालते हैं, घर संवारते हैं, पर रिश्तों को सहेजने में क्यों चूक जाते हैं? रिश्ते नाते इनको तो और भी ज्यादा सहेजना पड़ता है। क्या हो सकती है इसकी वजह? अधिकार जताना या ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद करना? हम दूसरों से वो सब कुछ चाहते हैं जो हम खुद कभी नहीं देते हैं उनको। कला नजरें नीचे किए चुपचाप बैठी रही। शायद यही क्षण आत्ममंथन के होते हैं। कुछ दिन बाद रवि को यूरोप के टूर पर जाना था। टूर से लौटकर जैसे ही रवि ने सूटकेस रखा कि आभा का फोन आ गया। आप अभी इसी वक्त मुझे मिलने आइए। रवि ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने कहा कि वो एक्यूट डिप्रेशन में है। रवि ने नीमा से सारा फसाना बयां किया और चंडीगढ़ के लिए टैक्सी बुक करने लगे। क्या आप अभी जा रहे हैं? हाँ, अभी बुला रही है। नीमा अब और भी आशंकित हो उठी। ठीक है, इस बार मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है, तैयार हो जाओ। रवि ने बिना किसी प्रतिवाद के सर हिला दिया। दिल्ली से टैक्सी लेकर दोनों चंडीगढ़ पहुंचे। सफर में नीमा क्या क्या नहीं सोच रही थी। टैक्सी एक विशाल बंगले के सामने जाकर रुकी। 6 एकड़ में फैला हुआ वो बंगला आभा की संपन्नता की कहानी बयां कर रहा था। नौकर चाकर से भरा घर। नौकर उन्हें घर के अंदर ले गया। थोड़ी देर में आकर उसने कहा, आपको मैडम बेडरूम में बुला रही है। अभी कॉरिडोर में वो बढ़ ही रहे थे कि अचानक रवि को याद आया कि टैक्सी में वो मोबाइल भूल आए हैं। तुम चलो, मैं अभी आता हूँ, कहकर रवि बाहर की तरफ भागे। नीमा धड़कते दिल से कमरे में दाखिल हुई। सामने बेड पर एक स्थूल सी दिखने वाली महिला बैठी थी। नीमा को बैठने का इशारा किया। अच्छा लगा आप आई, कहते हुए उसने उठने की कोशिश की। चेहरे पर गहरे विषाद की लकीरें झलक रही थी। पल भर को लगा ये उसका असली चेहरा नहीं हो सकता। दर्द और लापरवाही ने उस पर एक स्याही सी पोत दी थी। बेड के पीछे एक विशाल फोटो फ्रेम में लगी थी। सामने की दीवार पर बहुत सारी तस्वीरें थी। आप कैसी हैं? शिष्टाचारवश नीमा ने पूछा। मन बहुत बेचैन है, पता नहीं क्यों, आभा बोली। कुछ देर नीमा चुप रही। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या बात करे। उसकी नज़र बेड के पीछे लगी बड़ी सी तस्वीर पर जाकर ठहर गई। ये शायद आपके पति हैं। ये मेरे पति की तस्वीर है, आभा ने कहा। नीमा ने बाकी दीवारों को भी देखा। सब उसकी और उसके पति की फोटो से भरी थी। आपके पति बहुत हैंडसम थे। सारी तस्वीरें बहुत सुंदर हैं, नीमा ने कहा। आभा बच्चे की तरह उत्साहित होकर कहने लगी। आभा अपनी रॉ में अपने अतीत के पन्ने खोल रही थी।
बगैर नीमा का हाल पूछे। पूरी तरह वो अतीत में खो गई थी या एक बार फिर उन पलों को जी रही थी। देखिए ये तस्वीर, जब हम दोनों हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड गए थे। नीलाब ने पहले ही कह दिया था कि इस टूर में मेरी बीमारी का जिक्र और फिक्र दोनों तुम नहीं करोगी। एक नॉर्मल और न्यूली मैरिड कपल की तरह हम इन पलों को भरपूर जिएंगे। और आपको पता है, वो अपनी दवाई छुप कर लेते थे और मैं भी देख कर और जान कर अनजान बनी रहती थी। हालांकि मन के किसी कोने में एक डर हमेशा बना रहता था। ये तस्वीर देखिए, हम दोनों बर्फ़ में खेल रहे हैं, बड़े बड़े गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। आपको स्विट्ज़रलैंड की किसी भी फ़ोटो में नीलाब बीमार नहीं लगेंगे। नीलाब हर पल कोशिश करते थे कि उनकी बीमारी हमारे इन गिने चुने लम्हों में ना आए, जो किस्मत ने हमें बड़ी ही कंजूसी से दिए थे। वो मुझे हर पल ये एहसास दिलाने की कोशिश में रहते थे कि वो ठीक हैं और बहुत खुश हैं। ये एक और फ़ोटो देखिए, इसमें मैं नीलाब के साथ हॉस्पिटल में हूँ। तब नीलाब को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था। ये वो पल हैं जब एक शख्स गम और खुशी दोनों एक साथ महसूस करता है। नीलाब बहुत खुश थे, पर एक दुख भी था कि वो शायद इस बच्चे के पैदा होने तक नहीं रह पाएंगे। इन दिनों वो बहुत उदास हो जाते थे, पर अकेले में। ये एक और फ़ोटो देखिए, इसमें नीलाब मुझे जूस पिला रहे हैं। ये तस्वीर हमारे नौकर दीनू ने ली थी। उस वक्त उन्होंने कहा था, मुझे अपने बच्चे की सेवा करने दो। इसके आने तक तो कहकर बस चुप हो जाते थे और बात बदल देते थे। कैसे पल थे ये, एक नई जिंदगी के आने की आहट और दूसरी तरफ अलविदा कहती हुई मौत की आगोश में जाती हुई जिंदगी। अजीब कश्मकश थी जिंदगी के इस मोड़ पर। मैं रंज करूं या खुशी मनाऊं, कुछ समझ नहीं आता था। परंतु नीलाब के सख्त आदेश थे, मुझे हर हाल में खुश रहना है। बच्चे की सेहत पर फर्क पड़ेगा। ज्यों ज्यों उनका समय नज़दीक आ रहा था, कहते थे, जा कहाँ रहा हूँ मैं आभा, तुम्हारे नहीं हमारे बच्चे के रूप में हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। मेरा 8वां महीना था और नीलाब की हालत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। मैं ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती थी कि नीलाब को थोड़ी और ज़िंदगी दे दे, कम से कम वो अपना बच्चा देख जाए। लेकिन फिर बिस्तर पर तिल तिल मरते नीलाब को देखती थी। एक तरफ हमारा होने वाला बच्चा, हमारा भविष्य जो दस्तक दे रहा था, और दूसरी तरफ ये वर्तमान जिसका एक एक बीतता हुआ पल सुई की तरह नसों में चुभ रहा था। कभी कभी बड़े कातर भाव से कहते थे, तुम अपना जीवन अकेले कैसे गुजारोगी। एक अनजानी रौ में आभा बही जा रही थी, अतीत के पन्ने पलटती जा रही थी। नीमा को लग रहा था, क्या वो वहाँ से लौट पाएगी या नहीं। कुछ भी तो एहसास नहीं था उसको नीमा के होने का। कितनी कोशिश और नफासत से उसने संभाल रखा था अपने अतीत को। बस कोई सुनने वाला हो, उसका दर्द महसूस करने वाला हो, यही तो चाहती थी वो। वर्तमान से जैसे कट चुकी थी। अचानक नौकर आया, दीदी जी नाश्ता कहाँ लगाएं? जैसे किसी ने आभा को सोते से जगा दिया। चौंक कर उसने नौकर को देखा। वर्तमान में लौटने और समझने में उसको कुछ वक्त लगा। नाश्ता लगा दो लॉन में, कहकर नौकर को विदा कर दिया। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि आपको मैंने खाने के लिए और पानी के लिए पूछा ही नहीं। दरअसल आपको भी मैं रवि जी जैसा ही समझती हूँ। बस जब कभी बहुत बेचैन हो जाती हूँ तो उनसे बातें करके खुद को संभालने की कोशिश करती हूँ। उनसे जब भी बात होती है कहते हैं, तुमने नीलाब के साथ ज़िंदगी को परिपूर्णता से जिया है, पूरी शिद्दत के साथ हर पल को जिया है, चाहे वो खुशी का पल था या दुख का। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये एहसास ना होता है ना मिलता ही है। रवि जी से बात करके एक हौसला मिलता है। उनकी बातों से, अपने दर्द से बोझिल कंधों पर एक स्नेह से भरा हाथ महसूस होता है। कहकर एक बार फिर
आभा कहीं खो गई। कितना समय हो गया है उनको गए? नीमा ने आभा को वापस लाने के लिए पूछा, पर आभा अब वहां जा चुकी थी जहां से उसका वापस आना मुश्किल लग रहा था। ओह, आप कुछ कह रही थी नीमा जी? जी, उनको गुजरे कितने बरस हो गए हैं? नीमा ने पूछा। 2 साल 3 महीने और 20 दिन। एक पल को लगा नीमा पागल हो जाएगी। अच्छा, 2 साल हो गए हैं, नीमा ने कहा। नहीं, 2 साल 3 महीने और 20 दिन। एक बार फिर जोर देकर आभा ने कहा। हाँ, 3 महीने भी, नीमा ने संभल कर दोहराया। 20 दिन और, आभा ने उसको याद दिलाया। नीमा का दिल डूबने लगा कि वो दर्द से मर ही जाएगी। कोई कैसे इतना हिसाब रख सकता है जिंदगी के एक एक पल का? आभा की जिंदगी का अधूरापन, वो शून्य नीमा के अंदर उतरता जा रहा था। ये कैसा शून्य था जो चींटी की तरह हल्के से रेंगता हुआ अचानक काले नाग जैसा उसको लपेटता जा रहा था। आभा की घुटन, उसका बिखराव, उसकी उदासी, एक शुतुरमुर्ग की तरह नीमा उसकी जिंदगी के वीरान रेगिस्तान में धंसती जा रही थी। उसे लगा अब और अगर वो थोड़ी भी देर वहां बैठी रही तो मर जाएगी। अभी आई कहकर वो कमरे से भागकर बाहर आई और भागती हुई लॉन में आ गई। सामने से रवि आ रहे थे। क्या हुआ? रवि ने पूछा। कुछ नहीं, आप जाइए, वो इंतज़ार कर रही है। रवि तेज कदमों से अंदर की तरफ चल दिए। आंखों में आंसुओं को रोकने की कोशिश नाकाम हो रही थी नीमा के लिए। सोच रही थी वो कितनी जल्दी रिश्तों को कोई नाम दे दिया जाता है या बदनाम कर दिया जाता है। इतना प्यारा रिश्ता, इंसानियत का, एक दोस्त का, एक हमदर्द का, दुनिया क्या इसे समझ पाएगी? आंखों से सैलाब का बहना जारी था। क्यों ईश्वर किसी की जिंदगी में इतना दर्द भर देता है? जिंदगी इतनी बेरहमी से क्यों पेश आती है कुछ लोगों के साथ? अभी नीमा इन सवालों में उलझ ही रही थी कि एक आहट ने उसका ध्यान भंग कर दिया। उसने मुड़कर देखा। आभा रवि के साथ लॉन की तरफ आ रही थी। लॉन में कुछ कुर्सियां रखी थी। रवि ने हाथ से नीमा को आने का इशारा किया। आभा काफी बदली हुई दिखाई दे रही थी। अब उसके चेहरे पर मानो दर्द की लकीरें कम हो गई थीं। दिल पर रखा पत्थर जैसा बोझ अब धीरे धीरे हल्का हो रहा था। एक ठहराव सा आ गया था। बहुत देर से हिचकोले खाती हुई नाव अब शांत नदी के जल में धीरे धीरे प्रवाहित होने लगी हो जैसे। आभा को सहारा मिल गया था, एक कंधे का, जिसकी उसको इस समय ज़रूरत थी। एक कंधा, उसी पर तो थोड़ी देर के लिए आभा अपने बोझिल वजूद के भार को डालकर थोड़ा सुकून पाना चाह रही थी। जिंदा इंसान को भी तो एक कंधे की ज़रूरत होती है। मैयत में कंधा देने वाले इस बात को क्यों महसूस नहीं करते हैं? बस यही थी आज की कहानी। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।